के चांसेस रहते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों का जो टॉपिक्स है वो सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। तो हम लोग उन्हीं टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आज हम लोग फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। वही न्यूटन साहब का जो फिजिक्स है, परंपरागत फिजिक्स जो है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, देखिए सबसे पहले बात, जब हम लोग फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं, जब साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं, खास करके जब भौतिक विज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसमें जो होता है उसमें जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता है मशीनें। क्योंकि न्यूटन साहब का जो फिजिक्स था, जो परंपरागत फिजिक्स था, पूरी तरीके से किस पे आधारित था, पूरी की पूरी तरीके से मशीनों पर ही आधारित था। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले दिख जाता है यांत्रिकी देखने को मिल जाता है, प्रकाश एवं ध्वनि देखने को मिल जाता है, ऊष्मागतिकी दिख जाता है, विद्युत और चुंबकत्व देखने को मिल जाता है, और आधुनिक भौतिकी देखने को मिल जाता है, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, तो इन्हीं सब टॉपिक में हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, इनमें से कुछ टॉपिक हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में मैंने ऑन कर दिया है, इसीलिए ताकि मुझे आपके कमेंट्स भी दिखते रहें। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मशीन। क्या है? मशीन। जो क्या नाम है, न्यूटन साहब का फिजिक्स, परंपरागत फिजिक्स, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं हमारे एग्जाम में। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है। यांत्रिकी पढ़ना है, प्रकाश एवं ध्वनि पढ़ना है, ऊष्मागतिकी पढ़ना है, विद्युत और चुंबकत्व पढ़ना है, और आधुनिक भौतिकी को पढ़ना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटी, इकाई एवं भौतिक राशियां। देखिए, अब जैसे कि 1 मीटर हम लोग मान लेते हैं, 1 मीटर का तार होता है, तो ऊपर से कोई बताने नहीं आया था हमें कि क्या नाम है, कि हाँ ये 1 मीटर होता है। 1 लीटर दूध हम लोगों ने माना है, कोई ऊपर से बताने नहीं आया था कि हाँ ये 1 लीटर होता है। एक एज्यूम किया है, एक अजम्पशन किया है, उसको माना गया है, उसी के हिसाब से सभी चीजों का निर्धारण हम लोग किया जाता है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए हम लोग ऐसे किसी वस्तु को जिनको निर्जीव समझते हो सकता है उनके द्वारा कुछ ऐसे ध्वनि तरंगे छोड़े जाते हो, उनसे वेवलेंथ छोड़े जाते हो, जिनसे वो लोग आपस में कांटेक्ट करते हो, वो हम लोगों से समझ से परे हो, ये भी संभव है। या फिर ये हो सकता है कि लोग कहते हैं कि कुत्ते होते हैं उनको यमराज के आने का पता चल जाता है, तो हो सकता है ये भी पॉसिबल हो, क्योंकि अब उनके द्वारा कुछ ऐसी ध्वनि, कुछ ऐसे तरंगे, कुछ ऐसी चीजें देखी जाती हो जो मानव के द्वारा ना देखी जाती हो। हम लोग सोचते हैं जिन दीवारों को, वो निर्जीव में हो सकता है, रात में वो लोग भी आपस में बात करती हो, तो हो सकता है ना ये सब चीजें। तो ये सब बस एजम्पशन है, माना गया है, कुछ भी सत्य नहीं है। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं वो कम होता है, क्योंकि हम लोग ब्रह्मांड में जितना भी हम लोग साइंस पढ़े उसका हम लोग केवल 1% से भी कम जानते हैं, 1% से भी कम जानते हैं। ठीक, तो 7 मूलभूत इकाइयां हैं जो एसआई यूनिट के द्वारा, मूलभूत एसआई यूनिट जो है एक संस्था है, इसके द्वारा 7 मूलभूत इकाई राशियां जारी की जाती हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिनको 11th 12th वाले जो हैं, जिनको सवाल सॉल्व करना, हमको सवाल सॉल्व करने दीजिए। हम लोग अपने टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर भी जानता है इसके पास इतना टाइम नहीं है कि ये सवाल सॉल्व करेगा, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो केवल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने योग्य हो। वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा, ऐसा सवाल दे देगा फोर्स बटे के न्यूटन बटे के स्क्वायर, या फिर इसको सॉल्व करिए, इस तरीके के क्वेश्चन वहां से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, तो जो 7 एसआई यूनिट है, उन 7 एसआई यूनिट को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो एसआई यूनिट है उसका नाम है, सालभूत मूलभूत इकाइयों में पहली एसआई यूनिट है विद्युत धारा। विद्युत धारा को मापा किसमें जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। विद्युत धारा को डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरीके से आपको इस सिलेबस के अनुसार पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में। ठीक, ये 7 मूलभूत इकाइयां हैं, इसको समझिए सबसे पहले। ठीक, पहला है विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। 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 प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है कैंडेला में। प्रकाश की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? कैंडेला में मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है किसमें? कैंडेला में मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है कैंडेला में। तापमान को केल्विन में मापा जाता है। तापमान को केल्विन में मापा जाता है, और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। लंबाई को मीटर में मापा जाता है, और पदार्थ की मात्रा को मोल में माना जाता है, और समय के लिए सेकंड का उपयोग किया जाता है। तो ये 7 मूलभूत इकाई राशियां हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं एसआई यूनिट के द्वारा, जो जारी की जाती है हर साल। अब देखिए होता क्या है ना दोस्तों, कि इसमें पदार्थ की मात्रा आप ये जो आप पढ़ते हैं कि किलोग्राम की एक नई से एसआई यूनिट निर्धारित की गई है। क्योंकि आपको सबसे पहले बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण बल
पृथ्वी पे सभी जगह समान नहीं है, कहीं पे कम है, कहीं पे बहुत ज्यादा है और कहीं पे शून्य है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते थे, गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पे ही केजी को निकालते थे, उसके अनुसार कुछ मूलभूत इकाइयां हम लोग जारी करते थे तो वो गलत हो जाता था। तो सन 2015 में ही एक नई एसआई यूनिट की जारी की गई है किलोग्राम को मापने के लिए। किलोग्राम को अब विद्युत चुंबकीय बल पे आधार पर मापा जाता है, विद्युत चुंबकीय बल पे आधार पर मापा जाता है, ना कि किस पे, गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पे। तो आपको तीन चीजें क्या याद करनी है, किसके बारे में, किलोग्राम के बारे में। अब किलोग्राम को बारे में हमें क्या याद करना है, किलोग्राम, ये जो द्रव्यमान को मापा जाता है ना किलोग्राम में, पहले हम लोग किस पे मापते थे, गुरुत्वाकर्षण बल पे मापते थे, गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर मापते थे। अब इसको हम लोग मापते हैं जिसमें विद्युत चुंबकीय बल के आधार पर। अब देखिए कहीं पे भी बिजली जनरेट करिए, जितना भी बिजली जनरेट करना उसके लिए पावर तो उतनी देनी पड़ेगी ना। अब न्यूटन का जो हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा पोल पे होता है, फिर मिनिमम होता है कहाँ पे, आपका यहाँ पे इक्वेटर पे होता है, और शून्य कहाँ होता है, पृथ्वी के केंद्र पे होता है। ठीक, तो इसको जो किलोग्राम को अब हम लोग किसमें मापते हैं, विद्युत चुंबकीय बल के आधार पे। इसको मापने का, इसको तौलने का एक नया तराजू है जिसका नाम है किबले संतुलन। किबले बैलेंस के आधार पे हम लोग क्या मापते हैं, किलोग्राम को मापते हैं। पहले किसके आधार पर मापते थे, गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पे। अब नई जो परिभाषा दी है प्लांक नियतांक के आधार पे, विद्युत चुंबकीय बल के आधार पे हम लोग किबले तराजू के अंतर्गत किलोग्राम को मापते हैं। ठीक, इसको इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा, इसको इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। किलोग्राम को पहले मापते थे गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पे, नई परिभाषा दी गई है प्लांक नियतांक के आधार पे। नई जो परिभाषा दी गई है वो किसके आधार पर दी गई है, प्लांक नियतांक के आधार पे। शर्मा क्वीन, गुड मॉर्निंग। तो नई जो परिभाषा है, हम लोग किसको, किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। पहले गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर मापते थे, अब किसके आधार पर मापते हैं, प्लांक नियतांक के आधार पर, विद्युतीय चुंबकीय बल के आधार पे, विद्युतीय चुंबकीय बल के आधार पे, विद्युतीय चुंबकीय बल के आधार पे। अब हम लोग किसको मापते हैं, विद्युतीय चुंबकीय बल के आधार पे अब हम लोग मापते हैं किसको, किलोग्राम को। और उसको तौलने का नया जो तराजू उसका नाम है किबले बैलेंस। ठीक, तो इस 7 मूलभूत इकाइयों को याद कर लीजिए आप। सबसे पहले विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारा को मापन विधि कौन सी है, तो कौन सी है, एम्पियर है। प्रकाश की तीव्रता को, अत्यधिक प्रकाश को किसमें मापते हैं, कैंडेला में मापते हैं। तापमान को किसमें मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। और लंबाई की जो मापते हैं मीटर में मापते हैं, और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। और समय के लिए सेकंड का उपयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, आप देखे होंगे समय के लिए, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि 7 मूलभूत इकाइयां कौन कौन सी हैं। ठीक, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ठीक, प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला, तापमान के लिए केल्विन, तापमान के लिए सेल्सियस में यूज करेगा, तापमान के लिए केल्विन है। ठीक, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, लंबाई के लिए मीटर, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, समय के लिए सेकंड। अब इनमें से कुछ और भी मूलभूत इकाइयां बनी है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि बल को किसमें मापा जाता है। अब हम लोग के पास इतना टाइम है नहीं कि फोर्स बटे के न्यूटन बटे के स्क्वायर करेंगे फिर हम लोग निकालेंगे। तो बल को मापने की इकाई क्या है, न्यूटन है। बल किस में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। इसी से बनेगी वो सब सातों, इन्हीं सातों से मिलकर वो सब भी इकाइयां बनी हुई है। इन्हीं सातों जो एसआई यूनिट है, इसके इन्हीं से मिलकर वो सब इकाइयां में बनी है, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं एग्जाम में। हम लोगों के डायरेक्ट सीधे कट पेस्ट के अनुसार क्वेश्चन पेस्ट कर दिया जाता है। सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा, पीसीएस वगैरह हो गए या फिर एसआई हो गया, यूपीएसआई हो गया, इन सभी में सवाल के लिए टाइम नहीं होता है। सवाल बिल्कुल नहीं पूछे जाते, इन्हीं को रिपीट किया जाता है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप चेक भी कर सकते हो। ठीक, तो अब हम लोग बल को किसमें मापते हैं, न्यूटन में। ताप को किसमें मापते हैं, पास्कल में। त्वरण को मीटर सेकंड में। और क्या नाम है, प्रतिरोध को मापते हैं ओम में। प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। कार्य ऊर्जा को जूल में मापते हैं। देखिए जो कार्य ऊर्जा, जो ऊर्जा होती है ना, जो ऊर्जा होती है उसकी 4 इकाइयां हैं। उसकी 4 इकाइयां, पहला है कैलोरी, जूल, अर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा को कितने रूपों में, कार्य या ऊर्जा को कितने रूपों में मापा जाता है, तो 4 रूपों में। पहला क्या हो जाएगा, कैलोरी, फिर जूल, फिर अर्ग, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कैलोरी, जूल, अर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्रम सजाने को देता है, ये बार बार क्रम सजाने को देता है। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको कि बल को न्यूटन में मापते हैं। बल को किस में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। बल को किस में मापा जाता है, न्यूटन में मापा जाता है। बल को किस में मापा जाता है, न्यूटन में मापा जाता है। ताप को पास्कल में मापा जाता है। ताप को किस में मापते हैं,
पास्कल में मापते हैं, त्वरण को मीटर सेकंड में मापते हैं, प्रतिरोध को ओम में मापते हैं और कार्य ऊर्जा को जूल में मापते हैं। अब कार्य ऊर्जा की 4 इकाइयां, पहला क्या है, कैलोरी है, जूल है, अर्ग है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये क्रम सजाने को भी देता है, तो इसको आप लोग अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से रिवाइज करते हैं, बल को किस में मापते हैं दोस्तों, न्यूटन में मापते हैं। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि बल को किस में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं, तापमान को पास्कल में मापते हैं, त्वरण को मीटर सेकंड में मापते हैं, ठीक, और कार्य ऊर्जा को मापते हैं, किसमें, कार्य या ऊर्जा एक ही चीजें होती हैं, कार्य ऊर्जा को किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। लेकिन कार्य ऊर्जा की 4 मूलभूत इकाइयां होती है, कैलोरी होता है, जूल होता है, अर्ग होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब छठा हम लोगों का है कि आवेश, आवेश को किस में मापते हैं, तो कूलाम में मापते हैं। आवेश को किस में मापते हैं, तो कूलाम में मापते हैं। किस में मापते हैं आवेश को, कूलाम में मापते हैं। किस में मापते हैं दोस्तों, आवेश को कूलाम में मापते हैं। अब हम लोगों ने कुछ ऐसे कंप्लीट किए, जैसे 7 मूलभूत इकाइयों को खत्म किया। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, तापमान को केल्विन में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते थे। पहले किलोग्राम को जो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर मापते थे, अब हम विद्युत चुंबकीय बल के आधार पर मापते हैं, किबले बैलेंस के आधार पर, ठीक, किबले बैलेंस के, प्लांक नियतांक के आधार पर, ठीक। और फिर हमारा लंबाई के लिए मीटर, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और समय के लिए सेकंड का उपयोग करते थे। अब फिर उसके बाद इसी से मिलकर कुछ और मूलभूत इकाइयां बनी है, जैसे कि बल के लिए न्यूटन हो गया, तापमान के लिए पास्कल हो गया, त्वरण के लिए मीटर सेकंड हो गया, प्रतिरोध के लिए ओम हो गया, कार्य ऊर्जा के लिए जूल हो गया, कार्य ऊर्जा के लिए क्या हो गया, जूल हो गया। लेकिन कार्य ऊर्जा की 4 इकाइयां होती है, कैलोरी होता है, ठीक, फिर क्या होता है आपका, जूल होता है, अर्ग होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां हो जाती है हमारे लिए, कुछ हम लोग की महत्वपूर्ण इकाइयां हो जाती है। इनको थोड़ा रफ करते हैं, रफ नहीं करते हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा विश्राम ही देते हैं, ठीक, इसको हम लोग थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब भैया हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी से औसत दूरी को, देखिए पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी होती है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। पृथ्वी से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया, ठीक, और यहाँ पे हमने लग दिया सन को, ठीक, यहाँ पे रख दिया हमने पृथ्वी को। तो पृथ्वी से सन की औसत दूरी को क्या मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं, एक खगोलीय इकाई मानते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, एक खगोलीय इकाई मानते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, एक खगोलीय इकाई के रूप में मानते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि एक खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, एक खगोलीय इकाई के रूप में मापा जाता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई के रूप में मापा जाता है। एक पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई के रूप में मापा जाता है। एक पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई के रूप में मापा जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी भी ग्रह को खोजना होता है तो हम लोग किसकी दूरी निर्धारित करते हैं, सन से उस ग्रह की दूरी निर्धारित करते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं हाँ कि भैया कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में वो ग्रह खोजा गया है, ठीक। तो अगर आपसे पूछे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय पिंड क्या होता है, एक खगोलीय इकाई क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को, 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 पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को एक, पृथ्वी से, लिख देता हूं मैं, पृथ्वी से सूर्य की औसत इकाई को एक खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक, आप खगोलीय पिंड कहते हैं। इसी के आधार पर ग्रहों की खोज की जाती है। तो सूर्य से और पृथ्वी की औसत दूरी दिखी, सूर्य से ग्रहों की दूरी दिखी जाती है, फिर हम लोग बताते हैं कि हाँ भैया ये कितना दूर है, कितना दूर ये नहीं है। अब देखिए ये भी जो है दूरी की इकाई होगी हमारा, ये भी क्या हो गया, दूरी की इकाई होगी सबसे। इसके बाद आप लोग सुने होंगे प्रकाश वर्ष के बारे में। अब भैया पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, वेग की, त्वरण की या दूरी की, तो आप क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष हमारी इकाई किसकी है, दूरी की। प्रकाश वर्ष हमारी किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष हमारी दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष हमारी किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी, एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए हमने चलना शुरू किया प्रकाश ने, ये प्रकाश 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर मीटर सेकंड के अनुसार ये क्या करता है,
ट्रैवल करता है, मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर जाता है। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कौन कर जाता है? प्रकाश कर जाता है। ठीक, एक सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर जाता है। सोचिए इससे स्पीड से, अगर इतना स्पीड हम लोगों के पास होता तो किसी से भी मिलने में हम लोगों को एक सेकेंड से ज्यादा का समय नहीं लगता। तो अगर आपसे पूछे कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष होता क्या है भैया? एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी, एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी, एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी, एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक, आइए होता कितना है, अब जैसे इसको मापते कैसे हैं, देखिए हम लोग बहुत ज्यादा फिजिक्स वाले नहीं बनेंगे। इसको अगर आपसे प्रकाश वर्ष पूछेगा तो 9.45 10⁻15 मीटर सेकेंड, ये होता है हमारा एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष इतना ट्रैवल करेगा एक प्रकाश जो है, प्रकाश जो एक साल में, तब जाके हमें पता है इतना लंबा यूनिट है, इतना लंबा नंबर है कि आप निकाल ही नहीं पाएंगे, जल्दी निकाल सकते ही नहीं है। निकालने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले किसके लिए बात किया था? ये हम लोगों ने सबसे पहले खगोलीय दूरी के बारे में बात की थी, एक खगोलीय दूरी के बारे में। ठीक, क्रम भी फैलाने के लिए आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी एक खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंड। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रकाश वर्ष, ये क्रम जा रहा है, देख लीजिए सबसे कम से आगे की ओर जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद होता है एक पार्सेक, एक पैरालैक्टिक सेकेंड में। ठीक, एक पैरालैक्टिक सेकेंड में प्रकाश के द्वारा तय की कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक पैरालैक्टिक सेकेंड में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक पैरालैक्टिक सेकेंड में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूं कि जब एक देखिए 3.26 प्रकाश वर्ष जो प्रकाश है, ठीक, 3 साल में 3.5 साल में 3.5 साल में समझिए 3.25 साल में प्रकाश के द्वारा तय गई कुल दूरी को एक पार्सेक कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि पार्सेक, इसमें दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो ऊपर से जा रहा है नीचे, देखिए ऊपर से, अब ये ऊपर से नीचे क्यों जा रहा है, मतलब कम है यहाँ पे, फिर प्लस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर ये हो जाएगा पार्सेक। समझिए सिंपल भाषा में, हम लोग सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, अगर पूछे कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पार्सेक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे पूछ ले तो क्या है, पार्सेक है। उसके बाद क्या है, प्रकाश वर्ष है। उसके बाद एक खगोलीय पिंड है। ठीक, एक खगोलीय यूनिट, एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष। कितना प्रकाश वर्ष होता है एक पार्सेक में? 3.26 प्रकाश वर्ष। इसमें कितना होता है, 3.545 10⁻15 मीटर, ये एक प्रकाश वर्ष होता है। और सूर्य से क्या नाम है, पृथ्वी की औसत दूरी को एक खगोलीय पिंड कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे दूरी में सबसे बड़ी इकाई तो पार्सेक हो गया, सबसे छोटी इकाई तो खगोलीय पिंड हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो क्या आप बोलेंगे, आप पार्सेक है। दूरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या है, खगोलीय पिंड है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। पार्सेक किसकी इकाई है, दूरी की। खगोलीय पिंड किसकी इकाई है, दूरी की। ठीक, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक साल में चली गई प्रकाश की कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को एक खगोलीय पिंड कहा जाता है। और 3.26 प्रकाश वर्ष के द्वारा 3.5 साल में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक, 3.5 साल में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ी सी भौतिक मापन वाली युक्तियों के बारे में जान लेते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे कि अब आपसे पूछेगा विद्युत धारा को किसमें मापते हैं भैया, तो विद्युत धारा के लिए करते हैं, मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, अमीटर। विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं, अमीटर। विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र है, विद्युत धारा को जो मापने वाला यंत्र है उसके लिए अमीटर का यूज करते हैं। ठीक, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो
हाइग्रोमीटर। वायु की गति एवं दिशा के लिए एनेमोमीटर। वायु की गति एवं दिशा के लिए एनेमोमीटर। वायु की गति एवं दिशा के लिए क्या यूज करते हैं? वायु की गति एवं दिशा के लिए यूज करते हैं एनेमोमीटर। दाब के लिए वायुमंडल की दाब को मापते हैं बैरोमीटर में। टेस्कोमीटर तार का तनाव नापता है। एक तार पे, एक वायर पे कितना तनाव है उसको मापता है कौन? टेस्कोमीटर। क्या मापता है? टेस्कोमीटर। लक्समीटर, ये प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। भैया मैंने बताया ना प्रकाश कितना तेज जल रहा है, कितना स्पीड है, कितना पावर है उसमें, तो प्रकाश की तीव्रता को मापता है कौन? लक्समीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं तेजी से, ठीक। सबसे पहले विद्युत धारा को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? कमेंट्स करके बताइए। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? अमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। वायु गति एवं दिशा के लिए एनेमोमीटर। दाब के लिए क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। टेस्कोमीटर तार का तनाव मापता है और लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है, ठीक। कुछ और भी हो जाएंगे, इसमें आप कुछ अलग से भी ऐड करते हुए चलिएगा। पूरी तरीके से जितना मैं आपको टॉपिक्स करा रहा हूँ, जो आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, इनसे बाहर क्वेश्चन जाने के चांसेस है ही नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे अगर आप करते हैं तो, क्योंकि सवाल आपको देगा नहीं। कॉन्सेप्ट बेस्ड पे है, कुछ डाटा फैक्ट पे है, जो गरीब पीसीएस वाले, जो गरीब एग्जाम वाले पूछ लेते हैं। जैसे कि पूछ लेगा डायरेक्ट, तो पूछेगा भैया विद्युत धारा को किस में मापते हैं? विद्युत धारा को किस में मापते हैं? विद्युत धारा को लिए विद्युत धारा अमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर। वायु की गति एवं दिशा के लिए क्या नाम है? वायु गति दिशा के लिए एनेमोमीटर। दाब के लिए, वायुमंडल की दाब के लिए बैरोमीटर। टेस्कोमीटर तार का तनाव और लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा, ठीक। तो अब इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। अब हम लोग आते हैं बल पे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आना ज्यादा जरूरी है, इसी पे मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे बल। बल क्या होता है? बल समझिए, जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे, जो किसी भी चीज की अवस्था में परिवर्तन कर दे, उसे बल कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं कितना भी बल लगाऊं इस दीवार पे, कितना भी बल लगाऊं इस दीवार पे, जब तक इसकी अवस्था परिवर्तित नहीं होगी, ये एक जगह से दूसरी जगह जाके नहीं हटेगा, यहाँ एक स्थान से दूसरी जगह नहीं जाएगा, ये बल हो ही नहीं सकता। बल फिजिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो कितना भी काम कर लो, मान लो हम सवेरे से दीवार तोड़ रहे हैं, सवेरे से तोड़ रहे हैं, लेकिन हमसे दीवार टूटी ही नहीं, तो हम लोगों का कार्य शून्य हो गया, हम लोगों का कार्य शून्य ही हो गया। बल क्या होता है? जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे। वो मानसिक बल हो सकता है, साइकोलॉजिकल बल हो सकता है, फिजिकल बल हो सकता है, लेकिन किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होना ही चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए मैं तैयारी कर रहा हूँ और कल के दिन में मेरे माता जी बोले कि नहीं बहुत हुआ पढ़ाई लिखाई, अब क्या करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब काम धाम करो, तो वो मेरे ऊपर कौन सा बल लगाएंगे पता है? वो मेरे ऊपर आर्थिक बल लगाएंगे, मुझे पैसा देना बंद कर देंगे, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। पिताजी आएंगे तो हो सकता है वो मेरे ऊपर फिजिकल बल लगाए, हो सकता है वो शारीरिक बल लगाए, हो सकता है वो आर्थिक बल लगाए। उसके अनुसार क्या होगा? मेरी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। फिर वो जो आपका जड़त्व रहेगा ना, वो आपका विरोध करेगा। अब जैसे कि मान लीजिए जड़त्व विरोध कैसे करता है? अब जैसे मान लीजिए पिताजी ने बोल दिया बहुत हुआ पढ़ाई लिखाई छोड़ो, बताओ सब चीज, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, शांति से बैठ के दुकान पे काम करो मेरे, तो आप क्या करेंगे? अब आपका जड़त्व तो क्या करेगा? आपका विरोध करेगा। कहेंगे कि इतने दिन से मधुकर सर की क्लास कर रहे थे, अभी इस साल हम कुछ कर ही लेते, आप जबरदस्ती मेरा हटा दिए, तो ये आप क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं आप। तो ये क्या करना है? विरोध कर रहे हैं। बल जो होता है ना, वो 4 प्रकार का होता है। बल जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। इस बल जो होता है वो क्या होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला होता है नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। दूसरा होता है चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। तीसरा होता है वांडर वॉल या कमजोर नाभिकीय बल, वांडर वॉल या कमजोर
कमजोर नाभिकीय बल, वंडर वॉल या कमजोर नाभिकीय बल। चौथा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब जितना सब लोग हम लोग इसके बारे में सुने होंगे, इसके बारे में सुने ही नहीं होंगे। इस ब्रह्मांड का सबसे सर्वोच्च बल, सबसे प्रबल बल अगर कोई है तो वो क्या है? नाभिकीय बल है। इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल और सबसे क्या नाम है? प्रबल बल। अगर वो कोई पूछे तो क्या है ये, किसके कौन सा बल है? तो नाभिकीय बल है, क्योंकि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर बल कोई है ही नहीं। ये हमें देखने को कहाँ मिलता है? परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र पे। ठीक, ये हमें परमाणु के केंद्र पे देखने को मिलता है। बहुत ही कम दूरी पर लगने वाला बल है, कम दूरी पर लगने वाला बल है। ठीक, अब कितना कम दूरी? 10 के घात -15 मीटर, मतलब सोच सकते हैं 10 के घात -15 मीटर, 10 के घात -15 मीटर। बहुत ही अल्प दूरी पे लगने वाला ये बल है, बहुत ही ज्यादा अल्प दूरी पे लगने वाला बल है। लेकिन ब्रह्मांड का सबसे प्रबल बल है, प्रबल और सबसे ताकतवर बल है, लेकिन बहुत ही कम दूरी और बहुत ही अल्प दूरी पे लगने वाला ये बल होता है। अगर आपसे नाभिकीय बल के बारे में 4 चीजें कोई पूछे तो नाभिकीय बल इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत बल, इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत बल अगर कोई है तो कौन सा बल है? वो नाभिकीय बल है। बल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इस ब्रह्मांड का सबसे प्रबल और सबसे ताकतवर अगर कोई बल है, इस ब्रह्मांड का सबसे प्रबल और सबसे ताकतवर कोई बल है, रीना अमीटर। सही है। अब देखिए क्या नाम है, इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर और सबसे प्रबल बल अगर कोई पूछे तो नाभिकीय बल है। ये कहाँ लगता है? परमाणु के केंद्र में लगता है, सबसे कम दूरी पर लगता है। कितनी कम दूरी? 10 के घात -15 मीटर। फिर उसके बाद आता है चुंबकीय बल, ये आवेश, ठीक, आवेश और चुंबक के बीच लगने वाला बल है, चुंबक के बीच में लगने वाला बल है। ये चुंबकीय बल जो है आवेश और चुंबक के बीच में लगने वाला बल है। तीसरा है कमजोर नाभिकीय बल। अब वायुमंडल में जो गैसें हैं जो एक दूसरे से बंधी हुई हैं, किसके कारण? इस कमजोर नाभिकीय बल के कारण है। याद रख लीजिएगा, वायुमंडल की जितनी भी गैसें हैं, ये इसका एग्जाम्पल देना बहुत ही कठिन है, तो इसको याद रख लीजिएगा। ये जो है कमजोर नाभिकीय बल, ये सभी जगह लगता है। ये गैसों का जो मिलना होता है, जो वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी को जो बांधे रखने वाला बल है ना, वो कौन सा बल है? वो कमजोर नाभिकीय बल है। चौथा हम लोग सुने हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जितना हम लोग इतना इसके बारे में जानते हैं, ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल है, ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल है, वो कौन सा बल है? वो है गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल जो है वो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल जो है वो कौन सा बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। ब्रह्मांड का अगर सबसे ताकतवर बल पूछे, सबसे प्रबल बल पूछे, तो वो कौन सा बल हो जाएगा? ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल और सबसे प्रबल बल अगर आपसे कोई पूछ ले, कोई व्यक्ति पूछ ले, तो आपका सबसे ताकतवर बल हो जाएगा नाभिकीय बल, सबसे कमजोर बल हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन बहुत ही अल्प क्या नाम है, अनंत दूरी तक लगने वाला ये बल होता है। तभी ना हम लोगों के ऊपर चंद्रमा का बल लगता है गुरुत्वाकर्षण, ठीक, सूर्य का लगता है, आसपास की चीजों का लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसी कारण क्या होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं कि नहीं आते हैं? इसीलिए अनंत दूरी पर लगने वाला बल है और सबसे कमजोर बल है। बस हमें इतना ही पढ़ना था आज के इस क्लास में। इस क्लास में आज के हमें बस इतना ही पढ़ना था। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि एक खगोलीय यूनिट क्या होता है? पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को एक खगोलीय यूनिट कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष मतलब एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब कितना हो जाएगा वो एक प्रकाश वर्ष? 10 के घात 15 मीटर। ये क्या हो जाएगा? एक प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक, एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी। अब 3.5 साल में, 3.25 साल में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी को एक पार्सेक कहते हैं। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक और दूरी की सबसे छोटी इकाई एक खगोलीय यूनिट कहते हैं। ठीक, अब आपसे पूछ सकता है कि इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल तो क्या हो जाएगा? नाभिकीय बल हो जाएगा।
बहुत ही कम दूरी पे लगता है। चुंबकीय बल क्या होता है, दो आवेशों के बीच में, चुंबक और आवेश के बीच में लगने वाला बल। कमजोर वंडरबल बल, गैसों को जोड़े रखने वाला बल। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा अनंत दूरी तक, बहुत अनंत दूरी तक लगने वाला जो बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे ताकतवर बल नाभिकीय बल, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। कुछ और एग्जाम्पल के तौर पे डिवीजन करते हुए निकल जाते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पीयर में। प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में, तापमान को केल्विन में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक, अब तो पूछ लेगा ऊर्जा की कितनी इकाइयां हैं, ऊर्जा या दूरी की कितनी इकाइयां हैं। ऊर्जा की 4 इकाइयां होती हैं। क्या होता है, कैलोरी होता है, कैलोरी, अर्ग होता है, ठीक, कैलोरी होता है, अर्ग होता है, जूल होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये 4 जो है ऊर्जा की या कार्य की इकाइयां होती हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, इसको भी आप याद कर लीजिएगा 4 ठो, ठीक है। और जो मूलभूत भौतिक इकाइयां हैं उसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ये न्यूटन साहब का परंपरागत जो फिजिक्स का पहला जो चैप्टर था हम लोग खत्म करते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा फिजिक्स का, हमारा जो अगला लेक्चर आएगा वो किस पे रहेगा, वो पूरी तरीके से डिपेंड रहेगा किस पे, न्यूटन की गति के नियम पे। न्यूटन के गति के नियम पे। अब अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, घटिया लगा, बेकार लगा, जो भी लगा आप बताइएगा। क्योंकि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैंने ट्राई किया है। सिलेबस के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ, फालतू का आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। क्योंकि टाइम नहीं है एग्जाम में, बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है कि हम आपका पूरा आपको वो कंप्लीट कराएं। और वैसे भी इन सब टॉपिक के अलावा आपको बाहर कहीं से पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो स्टूडेंट है ये यहाँ पे तैयारी करने आया है, ना कि यहाँ पे ये टाइम पास करने आया है, सवाल सॉल्व करने आया है। तो वो हम लोगों को वैज्ञानिक नहीं बनाना चाहते हैं, बस हम लोगों की मानसिकता को चेक करना चाहते हैं। ठीक, तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। जो भी आपका रिस्पॉन्स हो आप बताइएगा कि हाँ क्या कमी है, किस तरीके से कुछ राइटिंग हो या फिर कुछ बताने में कुछ प्रॉब्लम हुई हो या फिर आपको कुछ समझ में ना आया। तो ये मेरा जो पर्सनल नंबर है, ठीक, 82999562, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। जब इस पे आप 7 से लेके 8 के बीच में, शाम को 7 से 8 के बीच में कुछ भी इंक्वायरीज है, कुछ भी डाउट क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं 7 से 8 के बीच में डेली। अगर मैं उपलब्ध नहीं होऊंगा, कोई ना कोई आपको कॉल उठा के इसका जवाब जरूर देगा। कोई भी उठा के, टीम मेंबर कोई भी आपको 8299829933 लिख लीजिए, 8299339562 ये डाउट क्लियरिंग नंबर है। आपको बीपीएससी से और बीपीएसआई, यूपीएसआई या सिविल सर्विस के एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी चाहिए होगी आप इस पे ले सकते हैं। और क्लास से संबंधित जितने भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं 1 घंटे के अंदर में। ठीक, तो आज का क्लास सेशन हम खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप जरूर पढ़ाई अच्छे से करें और कुछ नहीं जाता है। ये हमारा आरंभ गुरु की जो टीम है। धन्यवाद।